बिल्कुल। चलिए, चलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सभी का, ठीक है? चलिए फटाफट जुड़ जाइए क्लास में। जैसा कि आपको पता है, हमारी जो क्लास है, वो रोज़ शाम को 6 बजे होती है लाइव। अभी 6 बजे हैं, ठीक है? तो चलिए जुड़ जाइए फटाफट और जो लिंक है क्लास का, उसे शेयर कर देंगे। जो भी आपके ग्रुप हैं या जो आपका स्टेटस है, व्हाट्सएप ग्रुप हो, इंस्टाग्राम का हो, फेसबुक का, जहाँ भी है, ठीक है? जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है? करिए भाई फटाफट शेयर और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। पहले इस काम को समाप्त करके फिर जो है अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। चलिए, गुरुजी निगम, बिल्कुल भाई निगम है। राम राम भाई, राम राम। रुचिन कालखंडे, गुड इवनिंग, ठीक है? निगम, स्पेशल निगम के लिए मैसेज है भाई। सेंटर में आना है तुझे, ठीक है? कई दिन से सेंटर से गायब है तू। चलिए भाई, सेंटर में आना आज तुझे, अभी क्लास खत्म होने के बाद। बिल्कुल। मोहित शर्मा, राम राम भाई, ठीक है? अंकित शर्मा, अच्छा प्रभास सर को भाई राम राम करते, बिल्कुल यही ऑफिस में बैठे प्रभास सर भी। मेरी आवाज जा रही होगी उनके पास तक भी, बिल्कुल। सीमा, सीमा भी जुड़ गई, सौरभ भी जुड़ गया, रजत भी, बिल्कुल भाई। रजत भी आ गया शुरुआत से, कल तो लेट आया था। प्रियंका गुड इवनिंग, बिल्कुल बेटा गुड इवनिंग। ब्रिज ब्रिज किशोर भी जुड़ गया भाई, गुड इवनिंग ब्रिज किशोर। कोमल कश्यप गुड इवनिंग। सौरभ भी जुड़ गया, सौरभ पांचाल। चलो भाई, देखो, अगर हम बात करें तो आपको इस बात का पता है अच्छी तरीके से, जो हमारा पैट का एग्जाम है, जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्जाम है, उसमें 50% यानी 100 नंबर में से 50 नंबर की सीधे सीधे जीएस है। यानी आपका 50% पोर्शन जो है वो जीएस का है। वहीं अगर बात करें बाकी 50% पोर्शन में, आपको पता आपकी हिंदी है, ठीक है? 5 नंबर का मैथ है। इसके अलावा जो आपका जो है ग्राफ वाला पोर्शन है आपका, 5 नंबर की आपकी इंग्लिश है, ठीक है? 5 नंबर की हिंदी है, 10 नंबर का गद्यांश है। यानी सबसे जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो जीएस का है पैट में। तो मुझे पता है कि आपने जीएस जो है वो काफी पढ़ रखी है। हम क्या है, आप जो चीजें भूल चुके, रिवीजन करा रहे हैं हम एक प्रकार से फटाफट चीजों का, आपका क्विक रिवीजन, है ना? तो हमने कहा है कि हम जब तक आपका एग्जाम होगा, हम तब तक कक्षाओं को लेके चलेंगे और आपको सूचना दे दी जाएगी। एक दिन हम मैराथन लेंगे सब्जेक्ट वाइज। जैसे फॉर एग्जांपल भारतीय संविधान है, कोशिश करेंगे इस संडे में करा जा, तो संविधान की जो मैराथन है 5-6 घंटे में, उसका पूरा का पूरा जो संविधान है उसका निचोड़ दे दिया जाएगा आपको, ठीक है? चलिए, आज जो है शुरुआत करते हैं। आज के साथियों देखोगे, आज के जो है हमारे वे 2 टॉपिक है। आज के हमारे कितने टॉपिक है? 2 टॉपिक है, ठीक है? बिल्कुल भाई। और कई सारी जो है वैकेंसी भी आनी है आपको, जैसे पता होगा राजस्व लेखपाल की वैकेंसी है, ठीक है? राजस्व लेखपाल की वैकेंसी है, उसमें भी जीएस का बहुत जो है बड़ा क्राइटेरिया है आपको। तो जीएस आपका हर जगह साथ देगी। और जीएस की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीएस आपका जो लाइफ है, जीवन है। अगर आप 4 व्यक्तियों के साथ बैठे हो, वहां पे कोई सामान्य बातचीत होगी, राजनीतिक बातचीत होगी, आर्थिक बातचीत होगी, वहां पे जीएस ही काम आएगा। वहां पे कोई मैथ का सूत्र नहीं पूछने का आपसे, ठीक है? तो इसलिए जो जीएस है उस पर पकड़ आपकी बढ़िया होनी चाहिए। देखिए, आज जो है, आज हमारे 2 टॉपिक होंगे। एक होगा भारत के परमाणु संयंत्र है, जो हमारे न्यूक्लियर प्लांट है, उन न्यूक्लियर प्लांट के विषय में बात करेंगे। और इसी के साथ हम बात करेंगे प्रमुख देशों की सीमा रेखा, जो बॉर्डर्स है, जैसे डूरंड रेखा होगी हमारी, रेड क्लिफ रेखा होगी, 38वीं समांतर रेखा होगी, इनके बारे में। यानी आज हमारे 2 टॉपिक होंगे। इन 2 टॉपिकों को कवर करेंगे हम 1 घंटे की क्लास में। चलिए, तो बढ़ते हैं हम टॉपिक की ओर, ठीक है? बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणु रिएक्टर्स के विषय में। यानी कि सबसे पहले हम चर्चा करेंगे परमाणु संयंत्र के विषय में। परमाणु संयंत्र के विषय में देखो, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे परमाणु संयंत्र के विषय में, न्यूक्लियर प्लांट के विषय में। आपको बताना है कि जो भारत है, भारत में जो न्यूक्लियर एनर्जी है, भारत में न्यूक्लियर एनर्जी का जनक किसे कहा जाता है? बताइए फटाफट। देखिए, बहुत सिंपल सा ऑप्शन ये था
कि मैं ये सारी की सारी जो चीजें हैं यहाँ पे लिखवा देता है पीडीएफ की फॉर्म में और फिर टिक टिक करता रहता है चीजों को, उससे कोई निष्कर्ष नहीं है। अगर मेहनत आप कर रहे हो तो साथ में मेहनत मैं भी कर रहा हूँ चीजों को, यानी कि मैं पीडीएफ की फॉर्म में लिया उसके बाद टिक करता चला गया, उससे कोई निष्कर्ष नहीं है। बताइए भाई, भारत में जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका जो जनक है उसकी संज्ञा किसे दी गई? बताइए। बिल्कुल निशा, गुड इवनिंग। अंकित शर्मा का जवाब आ गया भाई, बाबा। भाई बाबा नहीं था वो, भाभा है ना। कौन था? भाभा। आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो हमारा पहला पॉइंट होगा, भारत में जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जो भारत में परमाणु ऊर्जा है, तो भारत में जो परमाणु ऊर्जा का जनक है, परमाणु ऊर्जा का जो जनक है, उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम होगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। यानी कि भारत में जो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी का जनक है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इन्हीं के द्वारा 1954 में 1954 में महाराष्ट्र के ट्राम्बे में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की स्थापना की गई। इन्हीं के प्रयासों से 1954 में महाराष्ट्र के ट्राम्बे में 1954 में महाराष्ट्र के ट्राम्बे में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की स्थापना की गई। यानी कि अगर हम बात करें परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की, तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1954 में। इसे ही साथियों हम बोल देते हैं मतलब एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रस्ट का नाम दे देते हैं। यानी कि भारत में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान जो है, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की स्थापना 1954 में किसके प्रयासों से हुई? तो ये हुई डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों से हुई। और बाद में साथियों एक प्लेन जो हुआ था, प्लेन क्रैश हो गया था, और उस प्लेन क्रैश में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु के पीछे अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है सीआईए का हाथ था। ठीक है, तो ये साथियों जो परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान था, तो बाद में 1966 में इसका नाम बदल के कर दिया गया साथियों बार्क। इनकी मृत्यु के बाद इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, बिल्कुल भाई अभी आएंगे, ठीक है। तो 1966 में परमाणु ऊर्जा जो प्रतिष्ठान था, इसका नाम चेंज कर दिया गया, और इसका नाम चेंज कर दिया गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो ये हो गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। कहां पे हो गया? भाभा एटॉमिक जो रिसर्च सेंटर है वो साथियों कहां पे हो गया? ट्राम्बे में हो गया। तो ये बात आप याद रखेंगे, जो बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, वो कहां पे है? तो वो ट्राम्बे में है, महाराष्ट्र में। इस स्थापना का वर्ष आपको याद रखना है 1954। यानी कि 1966 में तो इसका क्या करा गया था? नाम बदला गया था बार्क का। अगर आपसे पूछता है बार्क की स्थापना कब हुई, तो 1954 ही होगा, क्योंकि 1966 में तो क्या बदला गया? नाम बदला गया। इतनी चीजें क्लियर है। यानी आपको याद रखना है, भारत में जो परमाणु एनर्जी है, परमाणु ऊर्जा है, उसका जनक है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा 1954 में महाराष्ट्र के ट्राम्बे में स्थापित करा गया था परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान। और उसके बाद 1966 में 1966 में जब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु होगी, तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम कर दिया गया बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। चलिए साथियों, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चीजें क्लियर है भाई? बिल्कुल भाई, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी साथियों से क्वेश्चन ये आपको बताना है, भारत में स्थापित होने वाला पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? बताएंगे भाई। भारत में स्थापित होने वाला पहला परमाणु रिएक्टर बताएंगे साथियों। भारत में स्थापित होने वाला पहला परमाणु रिएक्टर।
तारापुर, तारापुर, सौरभ तारापुर, प्रियंका तारापुर। नहीं भाई, गलत है। पहला परमाणु रिएक्टर तारापुर नहीं है। तारापुर पहला परमाणु यानी कि पहला न्यूक्लियर प्लांट है। बिल्कुल जवाब आ गया अंकित शर्मा का सही, बिल्कुल जवाब। अप्सरा कौन सा है? अप्सरा। अभी बताऊंगा मैं क्या डिफरेंस है इन दोनों में। बिल्कुल सूरज का भी जवाब आ गया, क्या आ गया? अप्सरा। ठीक है, अब देखिए साथियों, बात को समझेंगे। याद रखना, जो बार्क है, जो हमारा क्या है, बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। देखिए जो न्यूक्लियर प्लांट है ना, वो एरिया में बहुत बड़ा होगा, और एक न्यूक्लियर प्लांट के अंदर कई सारे परमाणु रिएक्टर हो सकते हैं। यानी कि एक प्लांट के अंदर कई सारे रिएक्टर होंगे। मैं अगर कक्षा में और स्कूल में पूछ रहा हूं तो दोनों में डिफरेंस है। स्कूल के अंदर कई सारी क्या होंगी, कक्षाएं होंगी। तो भारत का पहला परमाणु न्यूक्लियर प्लांट की बात करेंगे तो होगा तारापुर, महाराष्ट्र। वहीं पहले परमाणु रिएक्टर की बात करेंगे तो पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा होगा? अप्सरा। पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा, पहला परमाणु प्लांट तारापुर। बताइए, चीजें क्लियर है भाई? बिल्कुल, मोहित शर्मा का भी जवाब आ गया, सीमा का भी आ गया, सूरज शेरवाल, अंकित शर्मा। बताइए भाई, चीजें क्लियर है? यानी कि आपको रिएक्टर और प्लांट में क्या करना है, डिफरेंस करना है। ठीक है, अब देखिए, जो पहला परमाणु रिएक्टर है वो अप्सरा है। अगर साथियों हम अप्सरा की बात करें तो जो अप्सरा रिएक्टर है ये ट्रांबे में ही है। कहां पे है? ट्रांबे में है। ये बार्क के अंदर लगाया गया। अरे जो हमने रिसर्च सेंटर खोला, उसी रिसर्च सेंटर के अंदर छोटा सा एक रिएक्टर लगाया। हमने ये देखा कि हम न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियर एनर्जी बना पा रहे या नहीं बना पा रहे। एक प्रायोगिक तौर पर लगाया गया था। यानी भारत का पहला परमाणु जो रिएक्टर है वो अप्सरा है। कहां पे है? ट्रांबे में है। ठीक है, महाराष्ट्र में, यानी बार्क के अंदर ही है। तो आप एक लाइन लिख सकते हो कि बार्क के अनुसंधान रिएक्टर, बार्क के अनुसंधान रिएक्टर, बार्क के अनुसंधान रिएक्टर। और इसी में हम लिख सकते हैं, पहला जो लिखेंगे नंबर 1 होगा अप्सरा। पहला क्या होगा? अप्सरा। और इसमें लिख लेंगे ये भारत का, ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। कौन सा रिएक्टर था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। और साथियों ये स्थापित हुआ था 1956 में, 1956 में। यानी कि जो अप्सरा है वो बार्क के अंदर ही है, ट्रांबे में है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, दूसरी बात अगर साथियों में बात करूं तो याद रखना, जो अप्सरा है वो भारत का तो पहला परमाणु रिएक्टर था ही। भारत के साथ साथ अप्सरा पूरे एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था। याद रखना, पूरे एशिया का जो पहला परमाणु रिएक्टर था वो भी कौन था? अप्सरा था। बिल्कुल याद रखेंगे। यानी कि अप्सरा के विषय में हम ये भी विशेषता लिख सकते हैं, जो एशिया है, एशिया का फर्स्ट, यानी कि एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था। अब दूसरी बात को समझो। इतनी बात क्लियर हुई? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा हो? अप्सरा। अप्सरा कहां है? बार्क के अंदर है। बार्क कहां है? ट्रांबे में। ट्रांबे कहां है? महाराष्ट्र में है। कब लगा? तो 1956 में लगा। वहीं अगर बार्क की बात करेंगे, बार्क की स्थापना 54 में हुई। 66 में हमने इसका क्या बदल दिया? नाम बदल दिया। चीजें याद हुई? आपको चीजों को क्विक रिवीजन करना है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको एबीसीडी एक एक चीज पढ़ाएंगे। बिल्कुल भाई मोहित शर्मा, बिल्कुल एशिया का भी पहला परमाणु रिएक्टर है। अब बात समझो, जो बार्क है, देखो चीजों को समझो थोड़ा सा। हमने एक बड़ा प्लांट लगाया, ये हमारा एक परमाणु प्लांट, ये हमारा एक न्यूक्लियर प्लांट हो गया। क्या होगा? ये हमारा एक न्यूक्लियर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट हो गया। अब साथियों जो प्लांट है ना, इस प्लांट के अंदर कई सारे क्या हो सकते हैं? रिएक्टर हो सकते हैं। ये हमारे सारे क्या हो गए? रिएक्टर हो गए।
यानी एक प्लांट के अंदर हमें एक से अधिक रिएक्टर देखने को मिल सकते हैं साथियों, तो ये बात याद रखेंगे। अब हमें ये पता लग गया कि जो बार्क है, बार्क के अंदर ही अप्सरा है जो कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। अब बार्क के अंदर अप्सरा के अलावा साथियों कई परमाणु रिएक्टर हो रहे हैं, उनके नाम भी याद रख लेंगे ताकि आपको पता होना चाहिए कि ये परमाणु रिएक्टर भी कहां पर है, बार्क के अंदर है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, एक परमाणु रिएक्टर का नाम है साइरस। साइरस यानी कि साइरस परमाणु रिएक्टर, साइरस परमाणु रिएक्टर। साइरस परमाणु रिएक्टर कहां पे, बार्क के अंदर है। एक है जर्लिना, जर्लिना परमाणु रिएक्टर, तो जर्लिना भी कहां पे, बार्क के अंदर है। वहीं पे एक बात करेंगे हम ध्रुव, कौन सा हो जाएगा, ध्रुव परमाणु रिएक्टर, ध्रुव परमाणु रिएक्टर और ध्रुव परमाणु रिएक्टर। और इसी के साथ एक हम बात कर लेंगे पूर्णिमा परमाणु रिएक्टर, पूर्णिमा परमाणु रिएक्टर। पूर्णिमा परमाणु रिएक्टर यानी कि याद रखना है कि जो बार्क है, बार्क के अंदर ही 5 परमाणु रिएक्टर्स हैं और जो ये रिएक्टर्स हैं ये प्रायोगिक तौर पर है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे साथियों दोबारा क्वेश्चन है, आपसे सभी साथी बताएंगे। अब आपको बताना है भारत में स्थापित होने वाला पहला न्यूक्लियर प्लांट, पहला परमाणु प्लांट कौन सा है, बताओ भाई। भारत में स्थापित होने वाला पहला न्यूक्लियर प्लांट बताएंगे सभी साथी फटाफट। बिल्कुल, अंकित शर्मा का जवाब आ गया, कौन सा है, तारापुर है। ठीक है, तो लिख लेंगे इसे, यानी कि तारापुर परमाणु संयंत्र, प्लांट को हम बोल देते हैं संयंत्र। तारापुर परमाणु संयंत्र ये है भारत का पहला परमाणु संयंत्र, पहला परमाणु संयंत्र। यानी कि साथियों तारापुर परमाणु जो संयंत्र है ये भारत का पहला परमाणु संयंत्र है और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, 1969 में। और किसके सहयोग से हुई, तो साथियों ये हुई है यूएसए के सहयोग से। किसके सहयोग से हुई साथियों, यूएसए के सहयोग से हुई। ठीक है, तो भारत के पहले परमाणु रिएक्टर की बात करेगा तो अप्सरा होगा, वहीं पहले परमाणु प्लांट की बात करेगा, संयंत्र की बात करेगा तो तारापुर है। और तारापुर कहां पे साथियों, ये भी याद रखेंगे, तारापुर कहां पे, महाराष्ट्र में। कहां पे होगा, महाराष्ट्र में होगा। किसके सहयोग से लगा, यूएसए के सहयोग से लगा, 1969 में लगा। अब हम बात कर लेंगे भारत में फिलहाल जो परमाणु प्लांट्स हैं, कहां कहां पे परमाणु प्लांट्स हैं। अगर आप बाई मैप याद करना चाहे साथियों तो आप ऊपर से चलो, जम्मू कश्मीर कोई नहीं है, लद्दाख कोई परमाणु संयंत्र नहीं है, कोई परमाणु संयंत्र नहीं है। उसके बाद अगर नीचे आएंगे, हिमाचल प्रदेश कोई परमाणु संयंत्र नहीं है, उत्तराखंड कोई परमाणु संयंत्र नहीं है, यूपी एक है। उत्तर प्रदेश की बात करें साथियों तो उत्तर प्रदेश में एक परमाणु संयंत्र है, यानी कि यहीं से हम नंबरिंग की शुरुआत कर देंगे। पहला होगा और उत्तर प्रदेश में होगा नरोरा, नरोरा परमाणु संयंत्र। कौन सा होगा साथियों, नरोरा परमाणु संयंत्र। और ये जो नरोरा परमाणु संयंत्र है साथियों ये है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश का शहर है साथियों बुलंदशहर, तो ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है नरोरा परमाणु संयंत्र। और आपको याद रखना है कि जो नरोरा परमाणु संयंत्र है ये किसके सहयोग से लगा था, तो ये लगा था कनाडा के सहयोग से। यानी तारापुर में जो मदद करी थी साथियों वो मदद करी थी यूएसए ने। वहीं अगर हम जो नरोरा परमाणु संयंत्र है इसमें साथियों जो मदद करी थी वो किसने करी थी, तो वो मदद करी थी कनाडा ने। अब तो हमारे कनाडा के साथ कुछ संबंध में जो है खटास चल रही है, वरना अगर हम बात करें तो जो कनाडा है, कनाडा के साथ हमारे बेहतरीन संबंध थे, मित्रवत संबंध थे। ठीक है, चले उसके बाद साथियों 2 परमाणु संयंत्र है और दोनों के दोनों जो परमाणु संयंत्र है ये हरियाणा में है। उनमें तो एक तो परमाणु संयंत्र ऐसा है जो एग्जाम में पूछा गया, एसएससी के एग्जाम में, और बच्चों ने
मोस्टली बच्चों का गलत था। कारण ये उसका नाम ही ऐसा था। परमाणु संयंत्र का नाम था गोरखपुर परमाणु संयंत्र, गोरखपुर न्यूक्लियर प्लांट। अब हम सभी को पता कि गोरखपुर नाम का जो फेमस शहर है वो कहां पे है, यूपी में है। जबकि ये जो गोरखपुर है, ये गोरखपुर कहां पे था, ये हरियाणा में गोरखपुर है। हरियाणा में जिला है फतेहाबाद, हरियाणा में जिला है फतेहाबाद। वहां पे गोरखपुर नाम का जो एक स्थान है वहां पे था ये। तो लिखेंगे गोरखपुर, गोरखपुर न्यूक्लियर प्लांट। आप परमाणु संयंत्र लिख दीजिए, ये न्यूक्लियर प्लांट लिख दीजिए। और इसी के साथ हम बात करेंगे, एक होगा हमारा कुम्हारिया, कुम्हारिया न्यूक्लियर प्लांट। और साथियों ये दोनों के दोनों जो न्यूक्लियर प्लांट है ये हमारे कहां पे होंगे, हरियाणा में होंगे। और याद रखना इनके निर्माण में हमने किसी का सहयोग नहीं लिया था। यानी कि जो कुम्हारिया है और जो गोरखपुर न्यूक्लियर प्लांट है, इनके निर्माण में हमने किसी का सहयोग नहीं लिया। ठीक है, चलिए उसके बाद हम अगले राज्य की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब में कोई नहीं है, बिहार में कोई नहीं है परमाणु प्लांट। उसके बाद अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में 2 न्यूक्लियर प्लांट है। कितने मध्य प्रदेश में? 2 हैं। इसमें एक न्यूक्लियर प्लांट है चुटका, चुटका न्यूक्लियर प्लांट। और एक है हमारा भीमपुर, भीमपुर न्यूक्लियर प्लांट। और ये दोनों के दोनों साथियों कहां हो जाएंगे, तो ये दोनों हो जाएंगे मध्य प्रदेश में। यानी चुटका न्यूक्लियर प्लांट मध्य प्रदेश में, भीमपुर न्यूक्लियर प्लांट मध्य प्रदेश में, गोरखपुर हरियाणा में, कुम्हारिया हरियाणा में, नरोरा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के कहां पे है साथियों, बुलंदशहर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कहां पे होगा, वो यूपी का है, तो इसलिए वहां पे थोड़ा सा हमारे लिए जिला जो हो जाता है महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हमने, क्योंकि यूपी हमारा जो है वो होम स्टेट है, तो इसलिए यूपी के बारे में हमें जानकारी जो है होना चाहिए। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात करें साथियों, तो मध्य प्रदेश में हमने अभी 2 पढ़ा, चुटका और भीमपुर। आपको ये बताना है भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है, बताइए फटाफट। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है, बताएंगे सभी साथी। भीमबेटका की गुफा, जवाब नहीं आया भाई भीमबेटका की गुफाओं के बारे में? बिल्कुल, कुछ साथियों का जवाब आ गया, अंकित शर्मा का, प्रियंका का। बिल्कुल, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। बिल्कुल, रजत का भी जवाब आ गया, ऋतिक चौहान का भी आ गया, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है भीमबेटका की गुफाएं। तो भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश में, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। और भीमपुर जो है वो न्यूक्लियर प्लांट है मध्य प्रदेश में। उसके बाद साथियों अगले राज्य की ओर अगर बढ़ेंगे, तो हमारा अगला राज्य की बात करें तो अगला राज्य पे हम चलेंगे राजस्थान। राजस्थान में भी हमारे 2 न्यूक्लियर प्लांट हैं, जिसमें एक की बात करेंगे तो एक होगा हमारा रावत भाटा, रावत भाटा। एक हमारा कौन सा होगा, रावत भाटा, रावत भाटा न्यूक्लियर प्लांट है। और इसकी बात करें साथियों तो ये स्थापित हुआ था कनाडा के सहयोग से। किसके सहयोग से स्थापित हुआ साथियों, कनाडा के सहयोग से। और इसी के साथ साथियों नंबर 7 की बात करें तो एक है हमारा साथियों माही बांसवाड़ा, माही बांसवाड़ा। तो माही बांसवाड़ा की बात करेंगे तो ये दोनों के दोनों साथियों कहां पे होंगे, राजस्थान में। अगर कोई न्यूक्लियर प्लांट साथियों किसी के सहयोग से बना है तो मैंने वहीं पे सहयोगी देश का नाम लिखवा दिया, कौन सा, किसके सहयोग से बना है। उसके बाद साथियों अगला राज्य जो होगा हमारा वो गुजरात होगा। गुजरात की ओर बढ़ेंगे, नंबर 8 और नंबर 9, नंबर 8 और नंबर 9 की बात करेंगे तो गुजरात में है साथियों काकरापारा, काकरापारा। और काकरापारा भी कनाडा के सहयोग से था। और एक है गुजरात में मीठी विरदी, मीठी विरदी, मीठी विरदी। और ये दोनों साथियों किस राज्य में हो जाएंगे, तो ये दोनों किस राज्य में हो जाएंगे, गुजरात में। ये दोनों किस राज्य में हो जाएंगे, गुजरात में। यानी कि काकरापारा और जो मीठी विरदी है ये साथियों दोनों हो जाएंगे गुजरात के। उसके बाद अगले राज्य की ओर बढ़ेंगे तो महाराष्ट्र होगा, नंबर 10 और नंबर 11। महाराष्ट्र में आपको पता ही है एक कौन सा है, तारापुर, जो सबसे पहले बना। और एक हो जाएगा जैतपुर,
कौन सा होगा? जैतपुर। एक है साथियों तारापुर और एक साथियों जैतपुर। तारापुर की बात करेंगे तो किसके सहयोग से है? यूएसए के सहयोग से। और जैतपुर की बात करेंगे साथियों तो ये किसके सहयोग से है? फ्रांस के सहयोग से। और दोनों के दोनों किस राज्य में होंगे साथियों? तो महाराष्ट्र में होंगे। तो याद रखना महाराष्ट्र में भी दो न्यूक्लियर प्लांट है, एक तारापुर है और एक हमारा कौन सा है? जैतपुर है। ठीक है। उसके बाद साथियों अगले राज्य की ओर बढ़ेंगे, नंबर होगा 12। और नंबर 12 की बात करेंगे तो अगला न्यूक्लियर प्लांट होगा हमारा कैगा। कैगा जो है साथियों न्यूक्लियर प्लांट, ये साथियों है फ्रांस के सहयोग से। किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से। और कैगा साथियों कहां पे है हमारा? तो कर्नाटक में है। यानी अगर कैगा न्यूक्लियर प्लांट की बात करेंगे हम साथियों तो कैगा न्यूक्लियर प्लांट हमारा कहां पे होगा? तो कैगा न्यूक्लियर जो प्लांट होगा साथियों वो होगा हमारा कर्नाटक में। ठीक है। तो ये हमारे याद होनी चाहिए कि कौन सा जो न्यूक्लियर प्लांट है साथियों वो किस राज्य में। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला जो न्यूक्लियर प्लांट है हमारा नंबर 13 वो है कुडनकुलम। कुडनकुलम। और जो कुडनकुलम है साथियों यह रूस के सहयोग से, रसिया के सहयोग से। किस राज्य में होगा साथियों? ये होगा तमिलनाडु। कहां पे होगा? तमिलनाडु में होगा। तमिलनाडु में इसके अलावा हो रहा है साथियों एक, वो है हमारा कलपक्कम। कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट। अब न्यूक्लियर प्लांट क्या लिखूं? कलपक्कम। और याद रखना जो कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट है इसकी राज्य सेम होगा तमिलनाडु। कलपक्कम राज्य सेम होगा तमिलनाडु। याद रखना साथियों जो कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट है इसे ही जानते हैं हम मद्रास न्यूक्लियर प्लांट के नाम से। कलपक्कम का ही एक नाम क्या है? मद्रास न्यूक्लियर प्लांट है। और इसी के साथ बात करें कलपक्कम को ही साथियों हम इंदिरा गांधी न्यूक्लियर प्लांट भी कह देते हैं। कारण ये इंदिरा गांधी परमाणु रिएक्टर जो है वो कलपक्कम के अंदर है। तो इसका एक उपनाम और लिख लेंगे इंदिरा गांधी। कौन सा होगा साथियों? इंदिरा गांधी। यानी ये तीनों एक के नाम है। कलपक्कम को मद्रास भी बोलते हैं, इंदिरा गांधी न्यूक्लियर प्लांट भी बोलते हैं। और याद रखना साथियों ये कलपक्कम भारत का पहला स्वदेशी न्यूक्लियर प्लांट था। यानी ये हमने खुद बनाया था, इसमें किसी की मदद नहीं ली। सबसे पहले कौन सा बनाया? कलपक्कम बनाया। उसके बाद गोरखपुर हो गया, कुमारिया हो गया, अलग हो गया, वो सब बनाए हमने। लेकिन सबसे पहला जो स्वदेशी था हमारा वो कौन सा था साथियों? कलपक्कम था। याद हो गया। यानी कि तमिलनाडु के अंदर दो है, कुडनकुलम है रशिया के सहयोग से, एक हमारा कलपक्कम हो जाएगा जिसके मैंने आपको 3 नाम बता दिए, मद्रास है, इंदिरा गांधी है और पहला स्वदेशी न्यूक्लियर प्लांट भी है। चलिए नेक्स्ट राज्य की ओर बढ़ते हैं। अगला होगा हमारा नंबर 15। अगला होगा हमारा नंबर 15। और नंबर 15 की बात करेंगे तो 15 नंबर होगा कोवड। कोवड नंबर 15 होगा कोवड। कोवड न्यूक्लियर प्लांट। और कोवड न्यूक्लियर प्लांट होगा साथियों आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कोवड न्यूक्लियर प्लांट है साथियों आंध्र प्रदेश में। वह आंध्र प्रदेश में की है। और लास्ट होगा हमारा 16 नंबर का, वो होगा हरिपुर। हरिपुर न्यूक्लियर प्लांट। और ये होगा वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो साथियों ये हमारे प्रमुख प्रमुख न्यूक्लियर प्लांट थे। प्रमुख प्रमुख क्या? ऑल ओवर हमारे न्यूक्लियर प्लांट सारे के सारे यही न्यूक्लियर प्लांट थे। बताइए। बिल्कुल भाई बताएंगे चीजें। ये हमारे न्यूक्लियर प्लांट में साथियों अगर क्वेश्चन आया तो इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो न्यूक्लियर प्लांट है ही नहीं। ठीक है। बताइए भाई चीजें कुछ याद हुई? बताएंगे भाई चीजें कुछ याद हुई क्या? फटाफट कमेंट करेंगे भाई। बिल्कुल प्रियंका, बिल्कुल भाई, अंकित शर्मा, मोहित शर्मा। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं साथियों। ये हमारे न्यूक्लियर प्लांट हो गए।
ठीक है। अब न्यूक्लियर प्लांट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन्हें और देख लेंगे। भाई न्यूक्लियर प्लांट में जो बिजली हम बना रहे, वो किससे बना रहे? यूरेनियम से बना रहे। आप मुझे ये बताओ, दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? फटाफट बताएंगे, बताओ भाई। रजत कालखंडे, पढ़ने पर ध्यान दे ले भाई। बुद्धि सबकी एक जैसी है, डिपेंड करता है मेहनत कौन कितनी कर रहा है। ठीक है, मेहनत कर रहा है और भटकाऊ नहीं होना चाहिए मेहनत के साथ। अब हमारा क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि मतलब वो मतलब उन्हें क्या है कि ये भी पढ़ लो, यहां से भी ले लो, यहां से भी चीज ले लो, ये से ये भी कर लो, ये भी कर लो। अगर आपको पढ़ना है तो आप एक जगह से पढ़िए, एक सोर्स से पढ़िए चीजों को। ठीक है, बताइए भाई। जवाब आ गया मोस्टली बच्चों का, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान बिल्कुल भाई, वेलीजाट गुड इवनिंग, बिल्कुल भाई गुड इवनिंग। ठीक है, कजाकिस्तान 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 बिल्कुल साथियों। दुनिया में सर्वाधिक जो यूरेनियम है वो कजाकिस्तान के पास है। कजाकिस्तान के बाद दूसरे नंबर पे कनाडा आता है और उसके बाद साथियों ऑस्ट्रेलिया है। चलो इसे भी हम लिख लेंगे, नेक्स्ट स्लाइड ले लेंगे तो लिख लेंगे, विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम, विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम किसके पास है? कजाकिस्तान के पास है, कजाकिस्तान के पास है। और कजाकिस्तान के बाद कौन आता है? कनाडा आता है। कनाडा के बाद कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है। चलिए शुरुआत के हम तीन याद रख लेंगे। भारत की इसमें कहीं गिनती नहीं है, भारत की कहीं गिनती नहीं है। कजाकिस्तान है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा बताइए, आप बताइए, भारत में भी कुछ जगहों पर यूरेनियम मिलता है, लेकिन वो यूरेनियम इस प्रकार का नहीं है कि हम उसका न्यूक्लियर प्लांट में इस्तेमाल कर सके। कारण ये है, जब न्यूक्लियर प्लांट मिलता है तो उसे इनरिच किया जाता है। इनरिच का मतलब उसकी क्षमता को बढ़ाते हैं हम। तो वो भारत में जो यूरेनियम पाया जाता है वो इनरिच करने में ही समाप्त हो जाता है। बताइए भारत में यूरेनियम कहाँ मिलता है भाई? बिल्कुल भाई, ललितपुर। ललितपुर भाई, यूपी के ललितपुर में यूरेनियम मिलता है थोड़ी बहुत मात्रा में, है ना? ललितपुर, ठीक है भाई, है ना? इसके अलावा हाँ बिल्कुल झारखंड में भी है भाई। झारखंड में आपकी जादूगोड़ा की खान है। झारखंड में आपने नाम सुना हो जादूगोड़ा की खान। यूपी का जो ललितपुर है वहां पे मिलता है, लेकिन वो इनरिच नहीं हो पाता, तो इसलिए वो कोई ऐसा खास नहीं है। ठीक है, चलिए, है ना? बिल्कुल सीमा झारखंड, बिल्कुल ठीक है। तो याद रखना, दुनिया में सर्वाधिक जो यूरेनियम है साथियों किसके पास है? कजाकिस्तान के पास है। अब यूरेनियम का साथियों एक छोटा भाई है जिसका नाम है थोरियम। क्या नाम है? थोरियम। अभी यूरेनियम से हम बिजली बना लेते हैं, थोरियम से अभी खोजें चल रही हैं। अब उसका कारण ये है साथियों, अभी हम इतने सक्षम नहीं है, भारत इतना सक्षम नहीं है। वरना अगर थोरियम से बिजली बन जाए साथियों, तो थोरियम के दुनिया में सर्वाधिक भंडार भारत के पास है। यही कारण है कि जो यूरोपीय कंट्री है, जो पश्चिमी देश हैं, वो नहीं चाहते कि थोरियम से बिजली बने। अगर थोरियम से बिजली बनी तो भारत बिजली के मामले में आत्मनिर्भर होगा, साथ ही अपने जो पड़ोसी देश हैं उन्हें भी जो बिजली है वो जो है वो बेच सकता है, निर्यात कर सकता है, बेच सकता है बिजली। और भारत के लोगों को तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही बिजली मिल जाएगी अगर थोरियम से बिजली बनती है। लेकिन चीजें ये है कि जो पश्चिमी देश है वो इस चीज के ऊपर रिसर्च नहीं कर रहा, और जो हम भारत की स्थिति है वो अभी इतनी बेहतर नहीं है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो याद रखना, दुनिया में सर्वाधिक जो थोरियम है वो किसके पास है? भारत के पास है। तो लिख लेंगे इसे भी, विश्व में सर्वाधिक थोरियम किसके पास है? भारत के पास। तो दुनिया में सर्वाधिक थोरियम साथियों भारत के पास है। अच्छा एक पॉइंट और लिख लेंगे, जो थोरियम है, थोरियम को भविष्य का ईंधन, थोरियम को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। थोरियम को हम क्या कहेंगे साथियों? भविष्य का ईंधन कहेंगे थोरियम। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि भविष्य में कभी ना कहीं ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद होगी जब हम थोरियम से भी साथियों क्या बना पाएंगे? बिजली बना पाएंगे।
और एक पॉइंट और, जो यूरेनियम है, जो हमारा क्या होगा यूरेनियम, यूरेनियम को येलो केक कहा जाता है। यूरेनियम को साथियों हम क्या कहेंगे, येलो केक। यूरेनियम को येलो केक की संज्ञा दी जाती है। आपसे अगर पूछा जाता है कि भारत में जो भविष्य का जो ईंधन है वो किसे कहा जाएगा, थोरियम को। येलो केक किसे कहा जाता है, यूरेनियम को। अब देखियो साथियों, बात को समझो। अब हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, एक पक्ष कंप्लीट हो गया। कहने के लिए मैं यहीं पर टॉपिक को समाप्त करा सकता हूं, लेकिन नहीं, चीजें थोड़ी डीप में हो रहे हैं। हमने परमाणु रिएक्टर देखे, हमने परमाणु प्लांट देखे, हमने यूरेनियम के बारे में बात करी, हमने थोरियम के बारे में बात करी। अभी हम यूरेनियम से यहाँ पे क्या बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं। लेकिन आपको ये पता होगा कि भारत जो है एक न्यूक्लियर शक्ति संपन्न देश है। हमारे पास एटॉमिक जो है, एटॉमिक हथियार भी है, एटॉमिक बम भी है हमारे पास। तो हमने जो सबसे पहले बम बनाने के लिए जो परीक्षण किया, तो आपको बताना है भारत ने पहली बार जो नाभिकीय परीक्षण है वो किस वर्ष किया, बताएंगे भाई। भारत ने पहली बार नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया? जवाब आ गया बिल्कुल भाई, अंकित शर्मा 1974, 1974, 1974, बिल्कुल भाई। तो भारत ने जो पहली बार नाभिकीय परीक्षण किया, यानी कि जो परमाणु परीक्षण किया, वो किया 1974 में, तारीख थी 18 मई। तो इस पॉइंट को भी लिख लेंगे हम। 18 मई 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, परमाणु परीक्षण किया, जो कि साथियों रहा था असफल। हम परमाणु बम जो है वो नहीं बना पाए थे, ठीक है। और ये जो हमने परीक्षण किया था, इसका एक कोड नेम था, और जो उसका साथियों कोड नेम था वो था स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। उसका कोड नेम क्या था साथियों, स्माइलिंग बुद्धा था। लेकिन हम परमाणु बम तो नहीं बना पाए, लेकिन उसके पास तक पहुंच गए थे। देखिए बात समझिए, आपने जीएस पढ़ी, आपने मैथ पढ़ा, आपने कोई परीक्षा दी, आप उस परीक्षा में पास नहीं हो पाए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप एक कदम उस परीक्षा के पास तक पहुंच गए। आपको पता है कि अगला जो पेपर होगा उसका पैटर्न कैसे होगा। आपको जो एग्जाम हॉल है, उस एग्जाम हॉल को आपको किस प्रकार से एग्जाम हॉल में परफॉर्मेंस देनी है, ठीक है। आपको वहां का जो तनाव है, डिप्रेशन है, एग्जाम हॉल का जो डिप्रेशन है साथियों, वो किस प्रकार से हैंडल करना है। तो एग्जाम परीक्षा देने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इन चीजों को हैंडल करना सीखते हो। इसलिए अगर आपने कोई फॉर्म भरा, आपको कोई पेपर है, तो उसे जरूर दो साथियों। उससे आपको चीजें पता लगती है कि किस प्रकार चीजें होती है, एग्जाम हॉल में किस प्रकार का माहौल होता है। देखिए इससे पहले जो चीजें हुई साथियों हमारी, वो थी हम यूरेनियम से बिजली बना रहे थे। अब हम यूरेनियम से क्या बना रहे हैं, हम बम बना रहे हैं, परमाणु बम बना रहे हैं। तो पहला परीक्षण हमने 1974 में किया, और वो हमारा क्या रहा, असफल रहा, ठीक है। इसके बाद हमने साथियों दूसरा परीक्षण और किया 1998 में। तो हमने उसके बाद दूसरा जो परीक्षण किया 11 मई और 13 मई, 11 मई 13 मई 11 मई और 13 मई, और वर्ष क्या था 1998। 11 मई और 13 मई 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया, दूसरा परमाणु परीक्षण किया। और साथियों ये कैसा रहा था, सफल। यानी जो पहला परमाणु परीक्षण है वो असफल रहा था, लेकिन दूसरे परमाणु परीक्षण में हम क्या रहे, सफल रहे। अब आपको ये बताना है, ये जो परमाणु परीक्षण हुआ इसका कोड नेम बताओ। इस परमाणु परीक्षण का कोड नेम बताना आपको, फटाफट बताइए क्या है। इस परमाणु परीक्षण का कोड नेम बताइए, क्या नाम। बिल्कुल भाई, विकास शर्मा, जय हिंद भाई, जय हिंद, बिल्कुल बताइए कोड नेम। स्माइलिंग बुद्धा नहीं भाई, स्माइलिंग बुद्धा तो जो है वो 1974 वाला जो था, 1974 वाला जो था उसका नाम था। आपको बताना जो 1998 में किया हमने,
बिल्कुल भाई, जवाब आ गया। क्या नाम है इसका? कोड नेम क्या था? शक्ति 98। इसका कोड नेम क्या था? शक्ति 98, शक्ति 98। तो दोनों के ही कोड नेम साथियों ऐसे हैं जो पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है ऐसे कितने देश हैं जिनके पास घोषित रूप से परमाणु बम है। मतलब उन देशों ने ये सार्वजनिक तौर पे स्वीकार किया है कि हाँ, हम परमाणु शक्ति संपन्न हैं, हमारे पास परमाणु हथियार हैं। बताइए आप फटाफट, ऐसे कितने देश हैं? बताइए, देशों की संख्या बताइए। ऐसे कितने देश हैं यानी जो परमाणु शक्ति से संपन्न देश है? बताइए साथियों, उनकी संख्या बताइए कितनी है। जवाब नहीं आया भाई अभी? 6। अंकित शर्मा 6, 6। अमित कश्यप 9। बिल्कुल प्रियंका नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे भाई, ठीक है। नो 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 नहीं भाई। अगर फिलहाल हम बात करें, फिलहाल दुनिया में अभी जो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं उनकी जो संख्या है साथियों वो 8 है। यानी कि दुनिया में 8 देश ऐसे हैं जो क्या है, परमाणु शक्ति संपन्न, परमाणु शक्ति संपन्न। यानी इन 8 देशों के पास परमाणु हथियार है। हम देख लेंगे वो 8 देश कौन कौन से हैं। ठीक है, बिल्कुल अंकित शर्मा का जवाब आ गया, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल 8 देश हैं। अगर हम पहली कंट्री की बात करेंगे साथियों तो पहली कंट्री है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जो कि सबसे पहले परमाणु शक्ति संपन्न हुआ था। और इसकी जो घोषणा हुई थी साथियों वो 1945 में हुई थी। आपको पता होगा इसने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, जापान के शहर। आपको बताना है हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम 1945 में गिराए गए, तारीख क्या थी और महीना कौन सा था? बताइए भाई। बिल्कुल भाई, रजत, भारत, पाकिस्तान, रूस, बिल्कुल अमेरिका, बिल्कुल भाई। बताइए हिरोशिमा पर कब गिरा परमाणु बम और नागासाकी पर कब गिरा? बताएंगे भाई साथियों। अंकित शर्मा 6 मई 9 मई, नहीं भाई गलत है। सीमा का जवाब सही है, अगस्त में गिरे थे भाई, अगस्त में। ठीक है, बिल्कुल प्रियंका 6 अगस्त, बिल्कुल हिरोशिमा। देखो याद रखने का सिंपल तरीका है, हिरोशिमा नागासाकी, एबीसीडी में पहले क्या आएगा अल्फाबेट में? एच, फिर क्या आएगा? एन आएगा, एच एन। एच से हिरोशिमा 6 अगस्त, एन से नागासाकी 9 अगस्त। हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिरा उसका नाम लिटिल बॉय था, और नागासाकी पर जो गिरा उसका नाम फैटमैन था। भाई पहले क्या था? छोटा, फिर क्या था? बड़ा। और जिस जहाज के द्वारा गिराया गया था उसका नाम था B-52, बॉम्बर 52। बिल्कुल भाई। स्वाति कश्यप गुड इवनिंग, बिल्कुल भाई गुड इवनिंग। हाँ भाई, बिल्कुल। आज, हाँ आज हिरोशिमा डे भी है भाई, बिल्कुल प्रियंका, बिल्कुल। आज भाई क्या है? 6 अगस्त है भाई। आज ही के दिन 1945 में जो है वो हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। तो आज क्या होगा? हिरोशिमा डे, यानी जो हिरोशिमा से जुड़ी त्रासदी है उस त्रासदी का दिवस है। ठीक है, चलिए अगली कंट्री की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगली कंट्री है हमारी वो रूस है। रूस ने अपने आप को घोषित किया था 1949 में, 1969 में। उस समय इसका नाम जो होता था वो सोवियत संघ होता था, यूएसएसआर होता था। तीसरी कंट्री की बात करेंगे तो तीसरी कंट्री है साथियों ब्रिटेन, ब्रिटेन। और ब्रिटेन ने अपने आप को घोषित किया था 1952 में। 3 तो ये हो गया। चौथी कंट्री की बात करेंगे तो चौथी कंट्री जो होगी वो होगी हमारी फ्रांस। कौन सी होगी? फ्रांस। और फ्रांस ने 1960 में अपने आप को घोषित किया था, 1960 में। 4 देश तो ये हो गए, यूएसए है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। और इसके बाद बात करेंगे तो 5वें नंबर पर जो है वो चीन है, चीन। और चीन ने अपने आप को घोषित किया था 1964 में, 1964 में। 6ठे नंबर पर भारत है, भारत का 1974 है। यानी 1974 में हमने परमाणु परीक्षण कर दिया था, हम उसके पास तक पहुंच गए थे। ठीक है, उसके बाद नंबर 7 पर है पाकिस्तान, पाकिस्तान। और पाकिस्तान का 1998 में है। और जो सबसे नया है वो है दक्षिण कोरिया,
नहीं नहीं सॉरी, उत्तर कोरिया होगा भाई, नॉर्थ कोरिया, किम उन जुंग, है ना, उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया है। तो जो साथियों सबसे नवीनतम है वो कौन सा है? सबसे नवीनतम उत्तर कोरिया है, और इसने अपने आप को घोषित किया 2006 में। ये साथियों 8 देश है जो शक्ति संपन्न देश है। बिल्कुल भाई, मामा भी आ गया, बिल्कुल ठीक है। अभी साथियों अब ऐसे आरोप लगते हैं कि जो इजराइल है, इजराइल भी परमाणु शक्ति संपन्न देश है, लेकिन साथियों इजराइल ने सार्वजनिक तौर पे, ये आधिकारिक तौर पे घोषणा नहीं की। अब ऐसे आरोप तो साथियों ईरान पे भी लगते हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बना पाया नहीं बना पाया। अब उसने आधिकारिक ऑफिशियली तौर पे कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करा। ठीक है, ये हो गया भाई, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। तो साथियों ये हमारा जो टॉपिक था, ये टॉपिक साथियों जुड़ा हुआ था हमारा न्यूक्लियर, ठीक है, जो हमने बात की थी परमाणु प्लांट की, न्यूक्लियर प्लांट्स की, ये हमारा टॉपिक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। चीजें बताओ, क्लियर है क्या? बताओ भाई, पहले से बताओ, जो न्यूक्लियर प्लांट है इससे कोई समस्या हो तो बताओ। मैंने न्यूक्लियर प्लांट भी करा दिए, बताओ भाई, कोई समस्या हो तो बताओ। चीजें क्लियर है ना? बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करेंगे साथियों प्रमुख देशों की सीमा रेखा की, जिसमें मैं सीमा रेखा यहां पे लिखूंगा, और आपसे मैं क्या करूंगा, पूछूंगा। आपको बताना होगा सीमा रेखा कहाँ है। ठीक है, वो सीमा रेखा जो है वो कौन से देश में है। चलिए, तो हेडिंग होगा प्रमुख देशों की सीमा रेखा। मैं लिखूंगा, आपको जो है बताना होगा कौन सी किस देश में है। पहली सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन, मैकमोहन रेखा। बताइए भाई, मैकमोहन रेखा किन दो देश के बीच में है? मैकमोहन रेखा किन दो देश के बीच में है? फटाफट मैं आपसे पूछूंगा इसके बारे में, तो बहुत आसान टॉपिक है भाई। मैकमोहन रेखा बताइए। अच्छा, याद है सब। चलो भाई, अच्छी बात है, बिल्कुल भाई, याद है तो हम पूछ लेंगे। चीन इंडिया, चलिए, बिल्कुल जवाब आ गया बच्चों के। ठीक है, यानी कि मैकमोहन रेखा जो है साथियों, वो है चीन और किसके बीच में? भारत के बीच में। मैकमोहन रेखा है साथियों चीन व भारत के बीच में। अगली दो, नंबर 2 होगी रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा। बताइए साथियों, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा का बताएंगे। इंडिया पाक, मामबा इंडिया पाक, प्रियंका इंडिया पाक इंडिया, बिल्कुल भाई। रेड क्लिफ रेखा की बात करेंगे तो यह है भारत और पाकिस्तान के बीच में। बिल्कुल, सभी के जवाब आ गए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। ये बताओ, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के अलावा किन और देशों के बीच में है? यानी यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में तो हो ही गया, और किन देशों के बीच में है? बताइए फटाफट, बताइए भाई, फटाफट फटाफट जवाब देंगे जब तक मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। भारत व पाकिस्तान, बताइए भाई। अरे क्या लिख दिया, इंडिया अफगानिस्तान? नहीं भाई, गलत। हाँ बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल भाई। हाँ आ गया भाई, मोहित शर्मा का जवाब आ गया, अंकित का भी आ गया, श्वेता मलिक का आ गया, निगम का भी आ गया, बांग्लादेश, बिल्कुल सूरज। ठीक है, यानी कि रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में भी है, भारत है बांग्लादेश के बीच में भी है। क्योंकि आप सभी को पता है 1947 में जो देश का डिवीजन हुआ, तो बांग्लादेश क्या था, पूर्वी पाकिस्तान ही तो था। 1971 में अलग हुआ, तो वहां पे भी कौन सी रेखा हुई? रेड क्लिफ रेखा हुई। ठीक है, सामान्य सामान्य सी चीज है, कॉमन सेंस की बात है, तो इसलिए कहावत भी है कि जो कॉमन सेंस है बहुत ही कॉमन है, लेकिन इतनी भी कॉमन नहीं है कि हर किसी में पाई जाए। ठीक है, तो कॉमन सेंस, सामान्य बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना है। चलिए साथियों, उसके बाद अगली बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर। अगला है हमारा डूरंड रेखा, डूरंड रेखा बहुत ही आसान है, इसका तो मैं ही लिख दूंगा। डूरंड रेखा होगा साथियों पाकिस्तान
व अफगानिस्तान के बीच। डुरंड रेखा होगी साथियों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। 1947 से पहले, 1947 से पहले डुरंड रेखा होती थी भारत व अफगानिस्तान के बीच। फिर 47 में पाकिस्तान बन गया, तो उसके बाद वो हिस्सा उस अफगानिस्तान से लगने लगा, तो इस वजह से ये हो गया। ठीक है, चलिए नंबर 4 है, बताएंगे हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा बताइए साथियों, हिंडनबर्ग रेखा बताओ। मैं एक साइड हो जाता हूं, देख लो हिंडनबर्ग रेखा बताओ। मैं एक साइड हो गया, अब आपको दिख रहा होगा। बताइए हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच में है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, वैली जाट का जवाब आ गया। जर्मनी पोलैंड, सीमा जर्मनी पोलैंड, रजत कालखंड है। बढ़िया भाई, रजत भी पढ़ रहा है भाई आजकल। बिल्कुल, जर्मनी पोलैंड, यानी कि हिंडनबर्ग जो रेखा होगी साथियों, वो होगी जर्मनी और पोलैंड के बीच में। जर्मनी व पोलैंड के बीच में जो सेकंड विश्व युद्ध हुआ था, वो इन दो देशों के बीच से ही शुरुआत हुई थी सेकंड विश्व युद्ध की। जर्मनी ने अटैक किया था पोलैंड पे, और वहीं से उसके बाद जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है, उसकी क्या हुई थी साथियों, शुरुआत हो गई थी। उसके बाद आप बताएंगे नंबर 5। नंबर 5 है 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा बताइए भाई, 38वीं समांतर रेखा किस किस के बीच में है? अच्छा, अमित कश्यप कह रहा है कि भाई गूगल कर रहे बच्चे। अच्छा भाई, अगर गूगल करोगे, गूगल से सर्च करके लिखोगे, तो इसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, नुकसान आपका ही है। कोई बात नहीं भाई, ठीक है, चलिए आपकी ईमानदारी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बताइए 38वीं समांतर रेखा बताइए मुझे। बेहतरीन जवाब। ठीक है, वैली जाट, प्रियंका, रजत कालखंड है। बिल्कुल, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, यानी कि नॉर्थ कोरिया और किसके बीच में होगा, साउथ कोरिया। 38वीं समांतर रेखा साथियों नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 पे लिखेंगे, नंबर 6 पे चलेंगे। आपको बताना है मैगी नोट रेखा। मैगी नोट रेखा बताइए, मैगी नोट रेखा, मैगी नोट रेखा बताइए फटाफट भाई। बातचीत पे विराम दो, यहां ध्यान दे लो। ठीक है, बातचीत बंद कर लो, यहां ध्यान दो, इतना समय नहीं है अब। ई बिल्कुल भाई, जवाब आ गया वैली जाट। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, कई बच्चों का जवाब आ गया। बिल्कुल, जर्मनी और फ्रांस के बीच में, बहुत बेहतरीन। किस किस के बीच में होगा, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। अच्छा ये बताइए, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, और सेकंड विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का विभाजन कर दिया गया था, और बर्लिन शहर के बीचों बीच एक दीवार खींच दी गई थी, जिसे कहा जा गया बर्लिन की दीवार। तो बताइए बर्लिन की दीवार कब ध्वस्त करी गई, बर्लिन की दीवार कब तोड़ी गई? बताइए बर्लिन की दीवार, बर्लिन की दीवार फटाफट बताएं, बर्लिन की दीवार कब तोड़ी गई? जब तक मैं जो है अगला लिख लूं। 49वीं समांतर रेखा बताइए भाई, बर्लिन की दीवार, बर्लिन की दीवार ध्वस्त कब करी गई? जवाब नहीं आया अभी तक। कनेक्टिविटी यहां से बहुत बेहतरीन है, पता नहीं, कोई बात नहीं। बिल्कुल भाई, मोहित शर्मा का जवाब आ गया। बिल्कुल 1989, जो बर्लिन की दीवार का ध्वस्तीकरण किया गया था साथियों, वो 1989 में किया गया था। और उसके बाद जर्मनी का एकीकरण किया गया। जर्मनी जो दो हिस्सों में बट गई थी, 1989 में दीवार को, बर्लिन की दीवार को ध्वस्त कर दिया गया था। जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे
ये जब मैपिंग में जर्मनी के बारे में बात करेंगे तो उस समय बताएंगे पूरी की पूरी जर्मनी की घटना। जर्मनी, अच्छा, जर्मनी कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी शायद, मैडम भीकाजी कामा जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 1907 में तिरंगे झंडे को फहराया था, जो कि विदेशी भूमि पर फहराने वाली कौन सी महिला थी? पहली महिला थी। ठीक है, चलिए अब बताइए आप 49वीं समांतर रेखा। बिल्कुल भाई, 49वीं समांतर रेखा, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में? 49वीं समांतर रेखा, बिल्कुल भाई, 49वीं जो समांतर रेखा है साथियों, वो है यूएसए और कनाडा के बीच में। यूएसए और कनाडा के बीच में, यूएसए और कनाडा के बीच में थोड़ी सी भाई प्रॉब्लम हो सकती है ना, थोड़ी सी 1-2 सेकंड का गैप आ सकता है, थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू है, जो इंटरनेट है वो थोड़ी बफरिंग कर रहा है। ठीक है, तो सभी साथी जो है वो जुड़े रहेंगे, हम टॉपिक के अंत में चल रहे हैं। कभी ये सोचो थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है भाई, ठीक है, अब टेक्निकल इशू है, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, है ना। चलिए अब बताइए भाई, सब चीजें क्लियर क्लियर हो रही है कि चीजें? बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? बताएंगे भाई। चलिए क्लियर है, ठीक है साथियों। चलिए, तो 49वीं जो समांतर रेखा है साथियों, वो यूएसए और कनाडा के बीच में होगी। अब आपको अगली बतानी है रेखा नंबर 8, मेन मेन रहीम रेखा मान लो, मेन रहीम रेखा। बताओ साथियों, मेन रहीम रेखा किन दो देशों के बीच में है? मेन रहीम रेखा, चलिए मेन रहीम रेखा बताएंगे किन दो देशों के बीच में है? मेन रहीम रेखा, बिल्कुल मेन रहीम रेखा बताओ साथियों। बिल्कुल भाई, मेन रहीम रेखा की बात करेंगे साथियों, ये हो जाएगी रूस और फिनलैंड के बीच में, रूस और फिनलैंड के बीच में मेन रहीम रेखा है साथियों, रूस और फिनलैंड के बीच में। सीमा का जवाब आ गया, रजत का भी आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आपको बताना है साथियों, झीलों का देश कौन सा है? झीलों का देश, झीलों का देश किसे कहा जाता है? झीलों का देश बताएंगे सभी साथी, झीलों का देश। नहीं नहीं, झीलों का देश नहीं नहीं, पाकिस्तान नहीं होगा भाई, पाकिस्तान नहरों का देश है, नहर अलग चीज है, नहर यानी कि इंग्लिश में हम कैनाल्स बोल देते हैं, ठीक है, और जो झील है वो अलग चीज है। फिनलैंड, 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 बिल्कुल, तो झीलों का देश है साथियों, वो क्या है? फिनलैंड है। अब आपको ये बताना है साथियों, दुनिया में सबसे बड़ी समुद्री सीमा किस देश की है? बिल्कुल फिनलैंड है, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा, सबसे बड़ी समुद्री सीमा, दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा बताओ फटाफट, फटाफट बताएंगे भाई। क्या बात, ढीले पड़ गए क्या? आलकस आ रहा क्या? आलकस नहीं आने देना भाई। नहीं नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा किस देश की है? अच्छा, नींद आ रही भाई, नींद आ रही, अगर यहाँ पे सामने होता तो मैं नींद उतार देता, लेकिन अब ऑनलाइन है, वर्चुअली, अब क्या ही कर सकें। चलो कोई नहीं, अब लास्ट की 5-4 मिनट बची हुई है। चिली, रजत, कालखंडे, चिली, सूरज, कनाडा, नहीं, हाँ ठीक है, याद रखना दुनिया की सबसे बड़ी साथियों समुद्री सीमा है कनाडा की। वही लंबी समुद्री सीमा की बात करेंगे तो दुनिया की सबसे लंबी समुद्री सीमा जो है वो है चिली की, ठीक है, क्लियर है, चिली की। चलिए, अब उसके बाद अगला होगा हमारा नंबर 9 पे लिखेंगे हम 17वीं समांतर रेखा। 17वीं समांतर रेखा बताइए किन दो देशों के बीच में? 17वीं समांतर रेखा बताएंगे सभी साथी। बिल्कुल रजत, कालखंडे भाई, साउथ अमेरिका में चिली है, चिली की लंबी समुद्री सीमा है। हमने बड़ी की बात की थी, लंबी और बड़ी में डिफरेंस है,
लंबी मतलब लंबा आदमी, और बड़ा जो क्षेत्रफल और लंबाई चौड़ाई दोनों में जो बड़ा है। बताइए भाई, 17वीं समांतर रेखा, 17वीं। बिल्कुल भाई, वैली जाट, बिल्कुल जवाब। नहीं, 17वीं, प्रियंका गलत है, वैली जाट का जवाब सही है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में, उत्तरी वियतनाम व दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम व दक्षिणी वियतनाम के बीच में। अच्छा साथियों, पहले वियतनाम दो हिस्सों में बट गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में। अमेरिका ने 20 साल तक वियतनाम में युद्ध लड़ा, लेकिन अमेरिका वियतनाम को जीतने में असफल रहा। ठीक है, तो उस समय वियतनाम दो हिस्सों में बट गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, और इसे जो बांटने वाली रेखा थी वो थी 17वीं समांतर रेखा। अब तो वियतनाम जो है वो पूरा कंप्लीट एक कंट्री हो चुकी। अच्छा आप मुझे बताइए, बताओ कि जो वियतनाम है, वियतनाम का एकीकरण किसने किया था? बताओ, वियतनाम का एकीकरण किसने किया था? यानी नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को एक किसने किया था? बताएंगे भाई, बताएंगे बताएंगे सभी। हाँ, हो ची मिन। जो वियतनाम का एकीकरण किया था साथियों, वो जो उत्तर वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को एक किया था, एकीकरण किया था, वो एकीकरण करने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था हो ची मिन। हो ची मिन, ये फेमस है वियतनाम में अंकल हो के नाम से, अंकल हो के नाम से। और वियतनाम का सबसे बड़ा जो शहर है वो भी हो ची मिन है। अच्छा, वियतनाम का जो सबसे बड़ा शहर है वो भी कौन सा है? हो ची मिन है। चलिए अगला है साथियों, अगली रेखा का नाम होगा नंबर 10, ओडरनीस रेखा। ओडरनीस रेखा, सभी साथी बने रहेंगे। ओडरनीस रेखा बताइए, ओडरनीस रेखा बताइए। ओडरनीस रेखा बताइए भाई। बिल्कुल भाई, ऐसा ही मजा आता रहेगा, क्लास में जुड़े रहो। ओडरनीस रेखा बताइए भाई। बिल्कुल, वैली जाट का जवाब आ गया सही। ओडरनीस रेखा जो है साथियों, है जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ओडरनीस रेखा जो है साथियों, वो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। अगला बताइए नंबर 11, सीज फ्राइड रेखा किसके बीच में है? सीज फ्राइड रेखा, सीज फ्राइड रेखा, सीज फ्राइड रेखा, सीज फ्राइड रेखा होगी जर्मनी और फ्रांस के बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में होगी साथियों सीज फ्राइड रेखा। तो सीज फ्राइड रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ठीक है, बिल्कुल भाई। अब लास्ट होगा हमारा नंबर 12, और इसी के साथ हम करेंगे क्लास की समाप्ति। नंबर 12 पे बताना है आपको 24वीं समांतर रेखा। 24वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच में? बताइए भाई, 24वीं समांतर रेखा, लास्ट है हमारा 24वीं समांतर रेखा, बताएंगे भाई फटाफट। 24वीं समांतर रेखा, 24वीं समांतर रेखा भाई, जवाब नहीं आया, किसी का भी जवाब नहीं आया अभी तक 24वीं समांतर रेखा के विषय में। सीमा का जवाब आ गया। दुष्यंत नहीं भाई, गलत है, दुष्यंत का गलत है। प्रियंका कोई बात नहीं। मोहित शर्मा, अच्छा मोहित शर्मा कह रहा है इतने खुश क्यों थे भाई, कुछ कारण है? ठीक है, बताएंगे, कल बताएंगे क्लास में कुछ खुशी का कारण। ठीक है, बिल्कुल खुशी का कारण। अच्छा, खुशी का कारण ये है, जो हमारे प्रभास सर हैं वो आज दावत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये खुशी का कारण है, मेरी खुशी का कारण ही है। ठीक है, तो आप भी सभी आ जाओ। तो लेकिन आना अभी है, कल के लिए नहीं है कि भाई कल के लिए कल। ठीक है, बिल्कुल बता तो दिया भाई खुशी का कारण। ठीक है, चलो। हाँ हाँ, 24वीं जो समांतर रेखा है साथियों, ये किसके बीच में है? ये है भारत व पाकिस्तान के बीच में। याद रखना साथियों, जो गुजरात में जो कच्छवाड़ा एरिया है, वहां पे जो भारत और पाकिस्तान का जो डिवीजन हुआ है वो 24वीं समांतर रेखा से हुआ है। ठीक है,
तो ये हमारा टॉपिक था। हमने आज 2 टॉपिक कवर करे, एक न्यूक्लियर वाला हो गया और एक हमारा सीमा रेखाएं होगी। बिल्कुल भाई, हाँ, जो आ सकता है आ जाओ, कोई समस्या नहीं है। हाँ, हाँ, आ जाओ, सेंटर में जो आ सकता है। ठीक है, चलिए। टाइम है केवल 5 मिनट। क्लास खत्म होने के 5 मिनट के अंदर जो आ सकता है। ठीक है, चलिए। कोई नहीं, ये तो एक मजाक थी। ठीक है, वैसे ही। चलिए, तो बताइए क्लास कैसी रही? अच्छा, आज खाना नहीं मिला क्या सारों को? सारे रेडी हैं? चलिए बताइए। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, भंडारा नहीं भाई, रजत भंडारा नहीं है। ठीक है, भंडारा नहीं है भाई। जब भंडारा कराओगे सूचना दे देंगे तुझे। चलिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल क्लास कल। बिल्कुल, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा, मोहित शर्मा। अच्छा, सारे ही तैयार हैं भाई दावत के लिए। ठीक है, करेंगे, सबकी दावत करेंगे। करेंगे, बिल्कुल जल्दी करेंगे। ठीक है, चलिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल नई क्लास में।